जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, चयन का प्रक्रिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, योग्यता क्या है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारा कुछ हम लोग कंटिन्यू आप लोग के साथ सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे अभी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ वो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं कि क्या है वैकेंसी, किस तरह क्या क्या चीज है, सारा कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो ये वैकेंसी आप लोग का है कार्यालय परिचारी का। पोस्ट क्या है तो कार्यालय परिचारी, जैसे हम लोग ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। ऑफिस अटेंडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी आती है, जिसे हम लोग MTS भी बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बोलते हैं। तो वो इसी टाइप का पोस्ट है ये, तो इसे बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, हम लोग इसकी कंप्लीट बात करते हैं। चलिए देखिए, ये विज्ञापन संख्या 6/2025 है, यानी जो ये वैकेंसी आई है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है 6/2025, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और पद क्या है आपका ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी। और कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट आपके सेम है 3727। इसमें कुल पोस्ट कितना है तो 3727 कुल पोस्ट 3727 आई है। और इसमें 1216 पोस्ट वुमेन के लिए यानी महिला अभ्यर्थी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के मूल निवासी के लिए, बिहार के जो मूल निवासी महिलाएं होंगी उसके लिए 35% आरक्षण है, 35% रिजर्वेशन है। तो उसी का जो ये फुल पोस्ट है उसी का 35% 1216 होता है। तो 1216 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो कुल पोस्ट है 3727, जिसमें से 1216 1216 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी आपको जनरल के लिए, जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के लिए, या BC यानी जो बिहार में होते हैं BC OBC के अंदर दो कैटेगरी आते हैं, BC और EBC यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। और अदर स्टेट्स मेल और फीमेल के लिए, जो दूसरे राज्य के, किसी दूसरे राज्य के, बिहार के अलावा दूसरे राज्य के कोई मेल और फीमेल हो, स्त्री और पुरुष कैंडिडेट हो, तो उसके लिए चार्ज 540 है। यानी जनरल, BC EBC और अदर स्टेट के मेल और फीमेल के लिए जो चार्ज है, जो ऑनलाइन फी है वो कितना है 540। एप्लीकेशन फी कितना है 540 है। ठीक है, परीक्षा शुल्क। नेक्स्ट अगर बात करें SC ST की, SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड या ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए, सभी कैटेगरी के वुमेन जो कि बिहार के मूल निवासी हो, बिहार के मूल निवासी हो, तो उसके लिए कितना है, उसके लिए 135 रुपया, 135 रुपया। समझ गए? यानी बिहार के मूल निवासी के जितनी भी फीमेल होगी वुमेन कैटेगरी की, कोई भी हो, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, BC में हो, EBC में हो, SC ST कोई हो, किसी कैटेगरी में हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 135 रुपया लगेगा। तो महिलाओं के लिए मात्र और मात्र 135 रुपये है जो एग्जाम फी आपका। ठीक है, तो जितने भी मैं यहाँ पे हम अपने जितनी भी महिलाएं, जितनी भी फीमेल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, तो मैं सबसे बोलूंगा ये जो वैकेंसी आया है ये आपका मात्र, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिक ही है, यानी 10th ही अगर पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका एज 18 ईयर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो मैं उन सभी महिलाओं से, उन सभी फीमेल कैंडिडेट से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें और इस एग्जाम में अपना रिजल्ट को सुनिश्चित करें। और आप लोग को मैं ये बता दूं कि एडुरीजन इंडिया आप लोगों के लिए ये BSSC जो ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी आई है उसकी कंप्लीट तैयारी सिलेबस के अनुसार कराएगी, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। तो आप लोग को इस बेस से कंटिन्यू जुड़े रहना है। आप लोग को आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो ये हो गया आपका फी, यानी 540 और 135 आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है,
तो एप्लीकेशन आप लोग का फॉर्म भरने का डेट जो है स्टार्ट हो जाएगा ये 25 अगस्त 2025 से। 25 अगस्त 2025 से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन एंड हो जाएगा 26 सितंबर 2025। 26 सितंबर 2025 को ये लास्ट हो जाएगा। और अगर बात करें हम यहाँ पे, ये देखिए 26 सितंबर 2025 को लास्ट हो जाएगा। आप लोग को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बिहार में जितने भी फॉर्म आते हैं लास्ट डेट में सर्वर इशू बना ही रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट भरने लगते हैं फॉर्म और सर्वर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र, बहुत सारे कैंडिडेट छूट जाते हैं फॉर्म फिलअप करने से। तो आप लोग को फर्स्ट स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है। और मैं लास्ट डेट की अगर बात करूं एप्लीकेशन एंड की, तो आप ऑनलाइन जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट आप 24 सितंबर तक ही कर सकते हैं। 24 सितंबर तक अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो ही आप एप्लीकेशन 26 सितंबर तक कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होगा आपका। 24 को ही समझिए खत्म हो गया, 24 सितंबर को ही, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए वेतनमान लेवल 1 का पोस्ट है, ये लेवल 1 का पोस्ट है ये। और इसमें जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, 10वीं यानी मैट्रिक, यानी आप किसी भी समकक्ष यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, या मैट्रिक इक्विवेलेंट कुछ है आपके पास, तो वो आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि पोस्ट क्या क्या है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 3727 है। तो आप लोग को ये जो है ये पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। आप लोग एक एक करके हर एक कैटेगरी में क्या पोस्ट है, कितना है, सारा कुछ आप लोग देखेंगे टोटल वैकेंसी क्या है। तो मैं बहुत सारा पोस्ट इसमें दिया गया है। तो मैं फाइनली अगर बात करूँ तो इसमें क्या है, कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की, ठीक है। तो मैं सारे इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें। देखिए इसमें और एक बात करूं कि इसमें जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, विभाग है, अलग अलग विभाग में कार्यालय परिचारी का पोस्ट है। साथ ही साथ जो समाहरणालय होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट में भी कार्यालय परिचारी का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो वो भी अलग अलग हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा अगर बात करें इसमें, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किस पोस्ट में है, तो हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कार्यालय परिचारी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय बिहार पटना में, ये इसमें कुल पोस्ट 1138 अकेले हैं। यानी 3727 में 3727 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में ही 1138 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट में है। हालांकि मैं ये आप लोग को कंप्लीट, मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप एक एक करके देख लेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी डिस्ट्रिक्ट में, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की, अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट में समाहरणालय में, तो उसकी हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग कार्यालय परिचारी यहाँ देख रहे हैं, कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट। ये जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पे है, ये समाहरणालय भागलपुर, जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट होता है, समाहरणालय होता है, तो उसका वैकेंसी है। ये भागलपुर में टोटल पोस्ट 111 है। कुल पोस्ट कितना है, 111 पोस्ट है। भागलपुर कलेक्ट्रेट में जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, वो कितना वैकेंसी आया है, 111 आया है। इसी तरह अगर बात करें मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में कितना पोस्ट आया, 100, कितना है, 100 पोस्ट आया है। इसी तरह अगर बात करें तो समाहरणालय अरवल में, यहाँ पे कुल पोस्ट है 22, कितना है, 22। तो ये डिस्ट्रिक्ट का मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटिहार में कितना पोस्ट है, 58 है। फिर अगर बात करें नालंदा में तो 57 है। अगर रोहतास की बात करें, सासाराम में 40 पोस्ट है। खगड़िया की बात करें तो 35 पोस्ट है। अगर किशनगंज की बात करें तो 24 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में कुल पोस्ट 23 है। और अगर पटना की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना में ही समाहरणालय में 221 पोस्ट है। पटना के कलेक्ट्रेट में ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी दिया गया है, कुल रिक्तियां 221 दिया गया, कितना, 221। तो ये है आपका समाहरणालय के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बात करें भोजपुर, जिसे आप लोग आरा भी बोलते हैं, तो भोजपुर में 51 पोस्ट है समाहरणालय में, 51 पोस्ट। फिर जमुई की बात करें, जमुई की, तो जमुई में 14 सीट है, कितना, 14 सीट है। फिर अगर आप बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में
यहाँ देखिए बेगूसराय में कितना पोस्ट है, 108 पोस्ट है। बेगूसराय में 108 पोस्ट है, बेगूसराय समाहरणालय में 108 पोस्ट दिया गया है। फिर बात करें जहानाबाद में, तो जहानाबाद में ये आपका 5 पोस्ट है। कितना है, 5 पोस्ट है। फिर अगर बात करें आयुक्त कार्यालय भागलपुर प्रमंडल में जो कमिश्नर होता है ना, कमिश्नर का जो होता है उसके डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है, तो 9 पोस्ट है। आयुक्त कार्यालय, ठीक है, जो कमिश्नर का ऑफिस होता है भागलपुर प्रमंडल के, उसमें ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी कितना है, 9 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल के लिए, तो इसमें 6 पोस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग का वैकेंसी कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर कितना पोस्ट है, 3727 पोस्ट है। कितना है, 3727। और उसमें महिलाओं के लिए अगर वुमेन के लिए रिजर्व बोले तो यही 35% रिजर्व हो गया। रिजर्व है किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये वुमेन के लिए रिजर्व होगा, है ना। तो ये 35%, 3727 का 35%, 1216 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और वो महिला के वो क्या होना चाहिए, बिहार का मूल निवासी महिला होना चाहिए। बिहार का कोई मूल निवासी महिला है तो उसके लिए ये सीट रिजर्व होगा। ठीक है, बिहार के मूल निवासी के लिए ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था हम लोग का वैकेंसी की बात की है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी ये जो आपका एज होना चाहिए, ये जो एज लिमिट दिया हुआ 1/8/2025 के अनुसार ये होना चाहिए। देखिए हम लोग अलग अलग देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान की जाएगी। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, एज का गणना किया जाएगा, वो मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी के अनुसार आपकी एज की गणना की जाएगी। मैट्रिक सर्टिफिकेट में यानी 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मानना जाएगा, उसी को वही मान्य होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज हम लोग एज की बात करते हैं। तो जनरल यानी सामान्य श्रेणी के लिए जो यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो सभी के लिए मिनिमम एज कितना है, 18 ईयर। सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए जितने भी होंगे सभी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष मिनिमम एज है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी के लिए बात करें तो मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र की बात करें तो कितना है, 37 वर्ष। यानी आपका 1/8/2025 को कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। अगर 37 से ज्यादा होता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और बीसी यानी पिछड़ा वर्ग में अगर मेल और फीमेल है, स्त्री और पुरुष हैं, और अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी है, जो समान श्रेणी के फीमेल है यानी वुमेन कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 40 वर्ष। यानी बीसी ईबीसी मेल फीमेल हो या अनरिजर्व में कोई फीमेल है तो उसका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 40 वर्ष। ठीक है, तो इस डेट के अनुसार आपका इस डेट को आपको 40 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक होने पे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। फिर SC ST या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेल और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज कितना है, 42 वर्ष है। कितना, 42 वर्ष। नेक्स्ट अगर बात करें सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यानी फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोटि वाइज जो आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसके अलावा आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 37 वर्ष तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है ही, इसके अलावा 10 वर्ष और जुड़ जाएगा यानी 47 ईयर्स। इसी तरह आप लोग कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% आरक्षित है महिलाओं के लिए। आप लोग को जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण मान्य है। मतलब जो आप फिजिकली हैंडीकैप हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के ही होंगे, उसी को आरक्षण मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, जो बिहार राज्य के होंगे उसी को ये जो एज में रिलैक्सेशन मिला है वो सिर्फ बिहार राज्य के ही होने चाहिए। ठीक है ना, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। यानी जो बिहार की परमानेंट रेसिडेंट अगर होगी कोई महिला कैटेगरी में आती है तो उसी को ये 35% का आरक्षण उसी महिला को उसी के लिए सीट रिजर्व किया गया है जो बिहार की मूल निवासी होगी। ठीक है ना, बिहार से बाहर के लिए ये सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। यानी बात करें कि अभी जो पोस्ट 3727 आया है, ये पोस्ट हालांकि घटेगी तो नहीं, बढ़ सकती है। अलग अलग विभाग से अगर अधियाचनाएं आती है और इसी
उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक ये है, तो इस पोस्ट को इसमें फिर इंक्लूड किया जाएगा, तो वैकेंसी आपका बढ़ भी सकता है। तो ये आपका जो वैकेंसी है अभी फिक्स नहीं है, ये घट बढ़ भी सकता है, आगे ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन मांगते हैं, आप लगाते हैं, तो आपको फॉर्म फिलअप करने में एज रिलैक्सेशन आप लगाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मूल प्रमाण पत्र आपको उसके रिगार्डिंग देना होगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। यानी जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपना कास्ट सही लिखेंगे, गलत लिखने पे इसके लिए आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे, आयोग जिम्मेवार नहीं होंगे। हो सकता है इसके लिए आपका जो आपका रिजल्ट बना हो वो रद्द किया जा सकता है। तो ये ध्यान देना आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय कि आपको सारा कुछ बिल्कुल ध्यान से भरना है, अच्छे से भरना है, पर के आपको भरना है। ठीक है, तो आप लोग का कास्ट सही भरना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग परीक्षा की प्रकृति की बात करें, तो परीक्षा का जो नेचर होगा, एग्जाम का जो नेचर होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, मात्र एक ऑप्शन ही सही, एक ही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, कम से कम फॉर्म फिलअप कितना हो चाहिए, 40,000। हालांकि 40,000 से तो कई गुना ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 10th का फॉर्म आया है तो कम से कम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले बीएसएससी के द्वारा इंटरमीडिएट वाला जो फॉर्म आया था, उसमें 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो ये तो मैट्रिक है, तो इसमें तो 40 हमको लगता है 30 से 40 लाख लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो खैर इससे ज्यादा ही होगा, तो ये इसका तो चांस ही नहीं आएगा, एग्जाम तो होना ही है। हालांकि देखिए कब एग्जाम होता है आपका। ठीक है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा। किसके लिए, तो मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम के लिए पीटी में आप अगर क्वालिफाई होते हैं, पीटी में क्या होगा, जो पीटी में अभी जो वैकेंसी है, आपका वैकेंसी कितना है, 3,727, तो उसका 5 गुना ही रिजल्ट आएगा। मेंस परीक्षा में लोग एलिजिबल होंगे, मेंस परीक्षा देंगे। ठीक है ना, यानी प्रीलिम्स में जो रिजल्ट आएगा वो तकरीबन आपका, आप मान लीजिए 3700 है, तो 3700 का 5 गुना कर लीजिए आप, तो ये तकरीबन आपका आएगा 5, और ये करीब 18 से 19,000, मतलब 19 से 20,000 रिजल्ट आपका आने वाला है। 19 से 20,000 का ही रिजल्ट आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट 19,000 या 20,000 के आसपास आएगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम होना, आपका मेंस और प्रीलिम्स होना है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अब वही समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यानी अगर 2 कैंडिडेट है, दोनों का मार्क्स इक्वल है, तो इसमें प्रेफरेंस उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट में उसी स्टूडेंट का नाम आएगा जिसका एज ज्यादा हो। दोनों में से जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम 2 स्टेज में होगा आपका। जैसे कि मैं बताया, प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा यानी एमसीक्यू, ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेंस एग्जाम जो होगा, मुख्य परीक्षा, ये भी आपका एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ ही होने वाला है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 होगा। टोटल क्वेश्चन कितना, 100 होगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होगा। कितना होगा, 4 मार्क। और टोटल मार्क अगर बात करें इस तरह, तो कितना हो गया, टोटल मार्क कितना होगा, फुल मार्क 400 होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होगा। और तो इसलिए 100 क्वेश्चन है तो 100 गुना 4, 400 मार्क हो गया। और ड्यूरेशन बोले, अवधि बोले परीक्षा की, तो 2 घंटे होगा। कितना, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इसके लिए निगेटिव मार्किंग है, ध्यान देना आप लोगों को, निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव कितना, 1/4, यानी 4 गलत करने पे, 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/4 आपका निगेटिव है। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, ठीक। जो दिव्यांग जन होगा, दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे विद्यार्थी, उसके लिए प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दे होगा। यानी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी आपका एग्जाम 2 घंटा 40 मिनट का होगा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, दिव्यांग जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम की बात की जाए यहाँ पे कि आप लोग का कहाँ से क्या आएगा, कितना मार्क आएगा। तो यहाँ देखिए समान अंक गणित से, समान अंक गणित जो है आपका, जो मैट्रिक लेवल का ही होगा, ये अप टू मैट्रिक लेवल, अप टू 10th लेवल का होगा मैथ, जिसमें कि 30 अंक है। कितना मार्क आएगा मैथ से आपको? 30 मार्क आएगा। 30 मार्क का क्वेश्चन होगा, यानी आपका जो होगा क्या होगा, 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका मैथ से, मैथ से। ठीक है, 30 अंक। ठीक है, टोटल कितना? 30 अंक। 30 अंक कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन होगा, अंक नहीं है, 30 क्वेश्चन होगा यहाँ से। ये देखिए 30 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन होगा तो 30 गुना 4, तो यानी आप यहाँ पे 30 गुना 4 कर लीजिए, तो ये आपका होगा 120 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये 120 मार्क्स होगा। ठीक है, 120 मार्क का। ठीक है, फिर अगर समान हिंदी के और इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए लॉस ऑफ लघुत्तम समावर्त एलसीएम, जिसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, फिर महत्तम समावर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय इरेशनल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, वर्गमूल स्क्वायर रूट, घनमूल क्यूब रूट, प्रतिशतता परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा डिस्काउंट, बिक्री कर सेल एंड, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और समय एवं दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये कुल मिलाकर बात किया जाए तो 10th लेवल में जितना भी अरिथमेटिक का पोर्शन है वही सारा कुछ आप लोग से पूछा जाएगा, अंक गणित ही पूछा जाएगा। वहां कहीं आपसे कहीं भी जियोमेट्री नहीं पूछेगा, ना ही आपसे ट्रिगोनोमेट्री पूछेगा, बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपका अरिथमेटिक अंक गणित ही पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग इसकी बात करेंगे आगे, जिस वीडियो में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग इसका तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। और जल्द ही आप लोग के लिए भी ये ऑफिस अटेंडेंट का भी बैच लॉन्च किया जा रहा है एडुविजन इंडिया के द्वारा। तो 15 अगस्त से पहले पहले आप लोग का बैच अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग इस बैच से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहीं। तो चलिए इसको हम लोग सिलेबस को देखते हैं। आगे बात करें सामान्य हिंदी की बात करें, हिंदी की बात करें तो यहाँ भी 30 अंक है। यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन यहाँ भी होगा, यानी 4 मार्क। तो यहाँ पे टोटल 120 मार्क का क्वेश्चन यहाँ भी होगा। 120 मार्क का एग्जाम में हिंदी से पूछा जाएगा। और हिंदी में भी क्या, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, ये सारा कुछ आप लोग का पूछा जाएगा। समास, लोकोक्ति, ये सब चीज पूछा जाएगा। और ये देखिए 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी होगा। यानी जो 10th क्लास का जो आपका जो बिहार बोर्ड में जो 10th क्लास का जो बुक चलता है उसमें जो हिंदी है, हिंदी का जो बुक है उसमें से गद्य खंड जो कहानी वाला होता है, जिसे गद्य बोलते हैं हम लोग, गद्यांश पढ़ते हैं, गद्य खंड से जो रचनाकार होगा यानी जो कुछ भी गद्य का जो पोर्शन होगा उससे भी क्वेश्चन आप लोग, उस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग को हिंदी के लिए बिहार बोर्ड का जो बुक चलता है, बिहार बोर्ड का हिंदी का बुक, उसको भी कंप्लीट करना, उससे आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गद्यांश आधारित प्रश्न भी पूछा जाएगा हिंदी में। तो ये था आप लोग का हिंदी। तो कुल मिलाकर बात करें तो गणित से 120 मार्क और हिंदी से भी 120 मार्क, यानी 240 मार्क हो गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान से कितना, 40 अंक। देखिए 40 अंक नहीं, 40 क्वेश्चन होगा। कितना, 40 क्वेश्चन, और 40 गुना 4 करें तो यहाँ पे 160 मार्क का क्वेश्चन होगा। 160 मार्क यहाँ कहाँ किससे आएगा आपका, जीके जीएस से। किससे, जीके जीएस से, जीके जीएस से याद रखना है। ठीक है, और इसमें देखिए ये जीके जीएस होगा। सामान्य ज्ञान मतलब इसमें जो आपका 10th लेवल में हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साथ साथ जनरल साइंस होता है, तो ये सभी पूछा जाएगा। और साथ साथ मैं बता दूं इसमें आप लोग को एक चीज और ध्यान देना है, इसमें करंट अफेयर्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप लोग एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग का करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा, यानी समसामयिकी से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे समसामयिकी से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो ये सारा कुछ आप लोग का 10th लेवल होगा। यहाँ पे देखिए संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, फसलें, खनिज इत्यादि, ये सारा कुछ आ रहा है आपका। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में बिहार का योगदान, यानी बिहार रिलेटेड जितने भी नेशनल मूवमेंट है बिहार का क्या योगदान था, बिहार का जीके, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार के रिवर, नदी, चट्टाने, सारा कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोग को कंप्लीट तैयार करना ये। और इसमें कुल मिला के बात करें तो इससे 40 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के हैं। तो टोटल आप लोग को जीके जी से 160 मार्क आना है। कितना? 160 मार्क। और कुल मिला के बात की जाए तो कितना हो गया? 400 मार्क। 240 सॉरी आपका कितना 120 मार्क किससे था? तो 120 मार्क 30 क्वेश्चन था आपका मैथ से और 30 क्वेश्चन था आपका हिंदी से। तो ये दोनों अगर हिंदी और मैथ को जोड़े तो 240 मार्क हो गया। और जीके जीएस की बात करें और करंट अफेयर की बात करें मिला के तो ये आपका 160 मार्क का हो गया। तो कुल मिला के 400 मार्क हो गया। ये आप लोग का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी है। हम लोग आगे बात करेंगे सिलेबस को कंटिन्यू और इसकी तैयारी भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है। तो आपका अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए जो है, जनरल यानी सामान्य श्रेणी के कैटेगरी के लिए क्या है? 40%। यानी अगर बात करें 400 मार्क का फुल एग्जाम है, फुल मार्क का 400 का एग्जाम आपका है, तो उसका 40% कितना होता है? तो 160 मार्क। तो कम से कम 160 मार्क आपका आना चाहिए। हालांकि इस पे डिसाइड आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका डिसाइड रिजल्ट होगा कट ऑफ पे डिसाइड होगा। इसके लिए कट ऑफ आएगा, कट ऑफ मार्क होगा। क्या होगा? कट ऑफ मार्क होगा। कट ऑफ मार्क से आपका रिजल्ट आएगा। इतना से तो आपका कुछ होने जाने वाला नहीं। कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, हम लोग बात करेंगे कट ऑफ क्या जाएगा, कैसे जाएगा, सारा कुछ। कम से कम इसमें आपको 300 मार्क लाना है। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 300 मार्क। हालांकि हम लोग यहाँ पे 300 प्लस का मार्क तैयारी करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट पक्का हो। हम इस तरह तैयारी कराएंगे आप लोग का फाइनली पीडीएफ में, रिजल्ट के पीडीएफ में आपका नाम होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें पिछड़ा वर्ग की तो यहाँ पे 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए SC/ST के लिए 32 और महिला के लिए वुमेन कैटेगरी के लिए 32 फीमेल के लिए और दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप के लिए 32। तो ये परसेंटेज से कुछ नहीं होने वाला। आपका रिजल्ट जो होगा वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। कट ऑफ से आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो कि परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। जो 540 और 135 में बताया था आपकी एग्जाम फी, उसके अलावा आप लोग को जीएसटी वीएसटी जो चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फी, ये भी लिया जाएगा। तो ये सारे कुछ दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 25/8/2025 से 24/9/2025 तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है ना, 24 तक ही जमा किया जा सकेगा, ध्यान देना 24 तक। ठीक है, यानी 25 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 24 सितंबर तक ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मात्र रजिस्ट्रेशन में परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरीय होगा। तो ये सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करें आरक्षण की। तो आरक्षण के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है कि यहाँ जो भी आरक्षण होगा, बिहार के अस्थायी निवासी, बिहार के जो मूल निवासी होंगे उसी को आरक्षण दिया जाएगा यहाँ पे, बाकी सबको तो ऐसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोग को अस्थायी निवास अनुमान्य होगा, मतलब अस्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये आरक्षण का सारा कुछ है। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपका जो निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल होता है ये आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी SC/ST के जो छात्र होंगे वो जो प्रीलिम्स अगर पास करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो मेंस एग्जाम में आप लोग को ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रिमी रहित प्रमाण पत्र देना होगा, NCL वेंसीएल ये सब देना होगा। यानी आप अगर अनुसूचित जाति के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल देना होगा, और अगर BC कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट NCL जिसे बोलते हैं वो देना अनिवार्य होगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये था। और ये देखिए CO लेवल का क्लियर लिखा गया है। ये जो सर्टिफिकेट होगा ना आपका, चाहे डोमिसाइल हो, निवास प्रमाण पत्र हो या कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र हो, ये आपका अंचलाधिकारी यानी CO या RO लेवल पे होता है,
उसी के द्वारा निर्गत होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, प्रसिद्धि पत्र, बिहार स्वतंत्रता सेनानी, ये मतलब जितना भी चीज है ना आप लोग को, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आप ऑनलाइन में डाले हैं वही आप लोग को जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि का निर्गत संख्या में तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका डेट भी आपको डालना है। हालांकि उसकी हम अलग बात करेंगे, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो हम बात करेंगे क्या क्या फॉर्म फिलअप में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज देखिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है फॉर्म फिलअप में, वो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो वो वैलिड मान्य नहीं होगा। हालांकि जो डेट अभी दिया गया है, अभी जो डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप का या लास्ट डेट, हो सकता है अगर बढ़ जाए तो फिर आप उस डेट तक कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड किया जाए डेट फॉर्म फिलअप का तो आप फिर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि आपका 25 सितंबर से लेके 25 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक के अंदर का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस बीच का ही, उसके आगे का नहीं होगा। उसके आगे का अगर है तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करेंगे। ये देखिए, ये जो है ये सारा चीज हम लोग आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, जहां यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया गया है, ये गाइडलाइन हम तब डिस्कस करेंगे जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे, 25 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, लाइव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, किस तरह क्या क्या चीज भरना चाहिए, सारा कुछ का वीडियो बताऊंगा। हालांकि इसका मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ आप लोग को एडू रीजन इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ एज इट इज मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे कि सारा कुछ क्या क्या। अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीट हम लोग बात किए थे किस चीज का, जो एज लिमिट है या जो वैकेंसी आया है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा कुछ हम लोग बात किए। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, तो इसमें यही सारा कुछ है, ये अलग से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना आपको, देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, ये देखिए 25 अगस्त 2025 है ना, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, ये फॉर्म फिलअप भी आप लोग को जल्द से जल्द कर लेना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। और ये भी ध्यान देना है, 24 सितंबर तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 26 तक वही आदमी फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन डाल सकता है जो 24 तक पेमेंट कर देगा, 24 सितंबर तक। यानी 25 अगस्त से 24 सितंबर तक ही आप समझिए तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पेमेंट अगर 24 सितंबर तक नहीं हुआ रहेगा तो आप एप्लीकेशन नहीं भर सकते, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये देखिए आप लोग का प्रमाण पत्र आपके पास क्या चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपका जो मार्कशीट है वो भी होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होना चाहिए। मार्कशीट यानी अंक पत्र भी होना चाहिए, मार्कशीट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या आवासीय, जिसे आप लोग डोमिसाइल बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र यानी वो कब का होना चाहिए, फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले तक का। लास्ट डेट यानी अगर लास्ट डेट 24 है तो उससे पहले तक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की बात करें यानी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, या क्रीमी लेयर एनसीएल की बात करें, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें, तो ये भी आप लोग का होना चाहिए। आपका कब का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए। इसी तरह दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र भी है। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
यानी जो एज रिलैक्सेशन का करते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आप लोग को अच्छे से अपना नाम, पता, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका नाम है या आपका माता का नाम है, पिता का नाम है, वही आप लोग को डालना है, अच्छे से डालना है। देखिए गलत नहीं डालना है, क्योंकि गलत डालने से आपका हो सकता है एप्लीकेशन रद्द हो जाए, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो रद्द हो सकता है, या आपका आगे चल के आपका जो ये वैकेंसी जिसमें आपका रिजल्ट भी हो जाएगा तो भी आपका जो आप सिलेक्शन नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना, अच्छे से भरना। सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि कैटेगरी की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक आश्वस्त होने के उपरांत ही भरेंगे। यानी जो कैटेगरी आप फिल करेंगे वो अच्छे से कैटेगरी डालेंगे कि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में, ईबीसी में, बीसी में, एससी एसटी में, जो भी आते हैं आप अच्छे से भरेंगे। जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसके अनुसार ही भरें आप। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका जो फोटो होगा ना, फोटो लाइव अपलोड होना चाहिए वेबकैम से, और देखना है आपको ये चीज कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, लाइट क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर लाइट जहां होगा वहीं पे आपको ये चीज करना है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में पत्र में किया है। तो ऑनलाइन में जो भी आप फॉर्म फिलअप में जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं उसका नंबर डालें, वही सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जितने भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जो भी जरूरत है, सब आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिलअप करते समय। अन्यथा आपके पास अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप लोग का, मैं आप लोग को कंप्लीटली बता पाया हूं कि जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट आया उसमें क्या क्या वैकेंसी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग को इसकी तैयारी करना है, आप लोग को अगर ये ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करना है तो एडुविजन इंडिया जल्द ही आप लोग के लिए बैच लॉन्च करने जा रही है। वो बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और मैं बात करूं, अगर आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, समस्तीपुर जिला से हैं, तो आप ऑफलाइन बैच भी आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैच जल्द ही आप लोग को मिल रहा है। और हमारा सेंटर का पता, हमारा केंद्र की संस्थान का पता है मोहनपुर रोड, समस्तीपुर, नियर धन्वंतरी हॉस्पिटल, है ना। धर्मत्री हॉस्पिटल के पास मोहनपुर रोड में है हमारा संस्थान एडुविजन इंडिया, जहां आप उससे जुड़ के ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन भी फैसिलिटी हम लोग का है। ऑनलाइन के लिए आप लोग को यूट्यूब चैनल हमारा है एडुविजन इंडिया, साथ ही साथ हमारा ऐप भी है, लर्निंग ऐप भी है एडुविजन इंडिया, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो जल्द ही आप लोग को बैच 15 अगस्त से पहले ये 15 अगस्त से 15 अगस्त से पहले आप लोग को बैच मिलने वाला है। बैच मिल जाएगा इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। और ये बैच जो होगा आपका, ये बैच बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आप लोग को ये ऑफिस अटेंडेंट का जितना भी मैं सारा डिटेल बता पाया हूं और आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा है और वीडियो को अच्छे से धैर्य से देखा है, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कंटिन्यू बने रहे। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, आप लोग को लगा है कि ऑफिस अटेंडेंट के बारे में मैं अच्छे से बता पाया हूं, तो इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।